नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें 15 जुलाई को सपा का देशव्यापी प्रदर्शन होना है, जिसमें 15 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। वाराणसी पुलिस को किया गया है अलर्ट और इस दौरान सपा नेताओं पर वाराणसी पुलिस कड़ी निगरानी बनाए हुए है। पीएम के आगमन से पहले कई नेता नजरबंद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पुलिस की मुश्किलें अब तेज हो गई हैं। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर है, जहां पर आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पर दौरा करने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान उनके दौरे से पहले अब सपा की तरफ से इस तरह का देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है, जहां वाराणसी में प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सपा के देशव्यापी प्रदर्शन से अब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, साथ ही प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये सामने आ गई है। 15 जुलाई को सपा का देशव्यापी प्रदर्शन है, जिसको लेकर सपा के कई नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। साथ ही कड़ी निगरानी सभी कर्मचारियों और नेता और विधायकों पर रखी जा रही है। 15 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान सपा की तरफ से किया गया है और उसी दिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। और इसी बीच अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अमेठी में एक महिला पर दबंगों ने दबंगई दिखा दी है। महिला की पुश्तैनी जमीन पर अपना हक जमाने के लिए दबंग पहुंचे हैं और इसी के साथ ही ग्राम प्रधान और दबंग मिलकर महिला की जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है। न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है पीड़ित महिला को। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है। शुक्ल बाजार थाने के अंदीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बता दें ग्राम प्रधान की मिली भगत के साथ कुछ दबंगों ने इस महिला की जमीन पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिस पर पीड़ित महिला ने थाने में जाकर तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। महिला की पुश्तैनी जमीन पर हक जमाने पहुंचे हैं कुछ दबंग और महिला को जमीन से बाहर निकाल दिया गया है। ग्राम प्रधान और दबंग मिलकर महिला की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि दबंग लगातार उसे धमकी दे रहे हैं और इस दौरान ग्राम प्रधान और ये दबंग मिलकर महिला की जमीन पर अपना अवैध हक जता रहे हैं। इसके साथ ही महिला का कहना है ये जमीन पुश्तैनी है। इसी के साथ ही महिला ने शुक्ल बाजार थाने अंदीपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला ने अपनी तहरीर भी दी है। साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बड़ी खबर अमेठी से इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां पर एक महिला की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने की फिराक में कुछ दबंगों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर इस महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 33 में से 25 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज नहीं किए गए। इन जिलों में अजमेर, सिरोहा, पाली और कोटा भी शामिल हैं। ऐसे में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान में अब कुल एक्टिव केस गिरकर 613 पहुंच गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 28 नए कोरोना संक्रमित केस दर्ज किए गए हैं। इसी बीच जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 10 संक्रमित मरीज मिले, जबकि राज्य में इसी अवधि में 76 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। और बता दें कि राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण कुल 8,945 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द राज्य में कोरोना पर काबू पा लिया जाए।
और केरल में कोरोना संक्रमण के बाद अब जीका वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब राज्य के सामने एक नई चुनौती है। इससे राज्य के सामने नई परेशानी खड़ी हो सकती है और इसे देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा है कि पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल केरल में 4 नए जीका वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। केरल में जीका वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने पूरे केरल में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उनका यह भी कहना है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। उनके अनुसार एक ही मच्छर इन दोनों बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए आगे ये बताया कि 4 नए मामलों में आने के बाद अब राज्य में जीका वायरस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 23 पर पहुंच गया है। तो वहीं 4 नए मामले त्रिवंतपुरम से ही सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिलहाल त्रिवंतपुरम और ऐसे जिलों में जहां पर पिछले कुछ वर्षों में डेंगू की कई घटनाएं हुई हैं, वहीं इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी को जारी करने के मकसद से देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने और वातावरण को शुद्ध करने के मकसद से इस पॉलिसी को लागू किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक अपने शहरों में कम से कम 10% इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी घोषणा की थी। इसका भी लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ साथ इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को पहला राज्य बनाना है। राज्य सरकार की कोशिश है कि महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी आगे ले जाना चाहिए, जिससे ये राज्य निवेशकों का केंद्र बन सके। राज्य सरकार इस और तेजी के साथ काम कर रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद और मांग बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का अनुमान है कि ऐसा होने से 2025 तक ईंधन की खपत 30 से 50% तक घट जाएगी। इसके साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी भी जारी की गई है और इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को अधिक से अधिक रिप्लेस करने में मदद भी मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली पानी की समस्या से जूझती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण एक बार फिर से अब दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी की सप्लाई को लेकर जंग छिड़ती नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को दिए जा रहे पानी की सप्लाई को जानबूझकर कम करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अपनी प्रशंसा की आदत है और विज्ञापन की भूख काफी बढ़ गई है। पानी की सप्लाई को लेकर छिड़ी जंग के बीच अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को अपना विज्ञापन करने की आदत हो गई है। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली को जितना पानी दिया जाना चाहिए उतना सप्लाई किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वो पानी की एक बूंद भी अपने पास नहीं रख रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का यह कहना है कि उन्हें भी अपने राज्य में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा पानी की जरूरत है, जिसके बाद भी वो दिल्ली को पानी सप्लाई जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली और हरियाणा अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी हैं। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा था कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में कमी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को करीब 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन की दर से कम पानी की सप्लाई कर रही है। इस पर राघव चड्ढा का कहना था कि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में दिल्ली को पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मॉनसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है और कल मौसम विभाग ने इसकी जानकारी भी दी थी। बता दें, आईएमजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 दिन की देरी के बाद मंगलवार को पूरे देश में मॉनसून पहुंच गया है।
विभाग ने यह भी बताया कि पूरे देश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जुलाई है, लेकिन मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है और इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया है। बताते चलें कि सोमवार को मानसून राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच गया था, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई और इसके बाद मौसम विभाग ने मानसून के दिल्ली आगमन की घोषणा कर दी है। बता दें कि आईएमडी ने कहा कि पिछले 4 दिन से बंगाल की खाड़ी से पूर्वाई हवाएं चलने के बाद बादलों का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है और कई जगहों पर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ गया और अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी बचे हिस्सों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने 13 जून को पूर्वानुमान में कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून 15 जून तक पहुंच जाएगा। 5 जुलाई को विभाग ने कहा कि मानसून 10 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन इस बार भी उसका अनुमान गलत ही साबित हुआ है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया और गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। ऐसे में विभाग ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,792 नए कोरोना केस सामने आए। तो वहीं 624 संक्रमितों की जान चली गई और पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बता दें, कोरोना एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हैं और वर्तमान में 4,29,946 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,11,408 लोगों की मौत हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,01,04,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,09,46,000 लोग संक्रमित हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 13 जुलाई तक देश भर में 38,76,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 37,14,000 टीके लगाए गए, तो वहीं बीते दिन करीब 19.15 लाख कोरोना सैंपल भी टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए अब कृषि से जुड़ी सभी अहम जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया है। इस ऐप से जुड़ी अहम जानकारी जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कृषि जगत में विकास के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर पीएम मोदी का ये कदम आत्मनिर्भर भारत में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए सरकार ने एक नई ऐप आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की है। हालांकि किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, पर इस ऐप पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाने का काम किया है। इससे किसानों को खेती और किसानी की अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं होगा और वो बस अपने स्मार्टफोन पर एक टैब से पूरी जानकारी पा सकेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने किसानों के लिए शिक्षा का महत्व समझाने की और पहल की थी। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे।
इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा से डिजिटल भारत के सपने को बढ़ावा देते नजर आए और कैशलेस इकोनॉमी को प्रेरणा दी। साथ ही पीएम मोदी किसानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने लोगों को डिजिटल माध्यम से नई विचारधारा की ओर बढ़ने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने खुद किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। तो वहीं अब इस ऐप के जरिए कृषि जरूरत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को सरकार ने किसान मित्र नाम के राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर दिया है। इसमें कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालय एवं विभागों की किसानों के लिए उपयोगी जानकारी शामिल है। इसी जानकारी को अब ज्यादा आसान तरीके से किसानों को इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला शामिल है। ऐप पर जानकारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसान 12 भाषाओं में इस जानकारी का अनुवाद भी सुन सकते हैं। इस ऐप को टेक महिंद्रा ने तैयार किया है। सरकार की ये ऐप अभी एंड्रॉयड और विंडोज के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन, कृषि विकास केंद्र, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप भी मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप को खासतौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप जीपीएस पर काम करती है और ऐसे में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये उस जगह की लोकेशन के हिसाब से वहाँ के मौसम की जानकारी फोन में सेव कर लेता है ताकि किसान बाद में भी उस जानकारी का लाभ उठा सके। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसान को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, क्योंकि ये ऐप किसान का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता। बस किसान को अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखनी होती है और अगर किसान को अपने खेत या स्थान के अलावा किसी और जगह की जानकारी चाहिए तब उसे ऐप में पिन कोड या वहां की लोकेशन डालनी होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।